जब भी माइंड कंट्रोल शब्द सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले एक अजीब सी तस्वीर बनती है, जैसे कोई किसी के दिमाग में घुस गया हो, उसे अपने इशारों पर नचा रहा हो। लेकिन एरिक हॉल्ट किताब की शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली बात कहता है। असल में माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये रोज रोज होने वाली एक बहुत सटल प्रक्रिया है। और सबसे हैरानी की बात ये कि ज्यादातर बार हम खुद नहीं, बल्कि दूसरे लोग हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेखक एक छोटे से इंसिडेंट से शुरुआत करता है। एक आदमी था, नाम मान लो आरव। आरव पढ़ा लिखा था, समझदार था, लॉजिकल सोचता था। उसे लगता था कि वो अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन एक दिन उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखी तो उसे एक अजीब पैटर्न दिखा। उसकी जॉब, उसके रिश्ते, उसकी आदतें, उसके डर, सब कुछ जैसे किसी और ने डिजाइन किया हो। किताब यहीं से सवाल पूछती है, अगर हम सच में फ्री हैं, तो फिर हम वही क्यों सोचते हैं जो मीडिया दिखाती है? वही क्यों खरीदते हैं जो एड्स कहते हैं? वही क्यों डरते हैं जिससे सोसाइटी डराती है? एरिक हॉल्ट समझाता है कि माइंड कंट्रोल बाहर से शुरू नहीं होता, अंदर से शुरू होता है। पहले कोई तुम्हारे बिलीव्स को टच करता है, फिर इमोशंस को, और अंत में तुम्हारे एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का जिक्र करता है। एक ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले ग्रुप को बताया गया, ये टास्क बहुत मुश्किल है, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। दूसरे ग्रुप को कहा गया, ये टास्क आसान है, ज्यादातर लोग इसे कर लेते हैं। टास्क दोनों के लिए सैम था। गैस क्या हुआ? पहला ग्रुप ज्यादातर फेल हो गया, दूसरा ग्रुप आसानी से पास। टास्क नहीं बदला था, सिर्फ बिलीफ बदला था। यहीं से किताब का कोर आइडिया सामने आता है। जिसका बिलीफ कंट्रोल में है, उसका दिमाग कंट्रोल में है। एरिक हॉल्ट बार बार कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फिर वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग की बात करता है। बचपन में बार बार सुनी गई बातें, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे दिमाग में परमानेंट प्रोग्राम बन जाती है। कोई तुम्हें जंजीर नहीं पहनाता, कोई तुम्हें बंद नहीं करता, बस एक थॉट डाल देता है और तुम खुद ही अपने लिमिट्स बना लेते हो। लेखक एक और कहानी सुनाता है। एक लड़की थी, रिया, बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, लेकिन हर इंटरव्यू से पहले नर्वस हो जाती, हर बार रिजेक्ट। जब उसने थेरेपी ली तो पता चला, बचपन में एक टीचर ने कहा था, तुम बोलने में अच्छी नहीं हो, सिर्फ एक सेंटेंस। लेकिन वो सेंटेंस सालों तक उसके दिमाग को कंट्रोल करता रहा। एरिक हॉल्ट समझाता है कि माइंड कंट्रोल का सबसे डेंजरस रूप है सेल्फ माइंड कंट्रोल, जब तुम खुद को ही रोकने लगते हो। इसके बाद किताब मैनिपुलेशन की बात करती है, लेकिन मूवीज जैसी ओवर ड्रामेटिक नहीं, रियल लाइफ मैनिपुलेशन। जैसे गिल्ट, जब कोई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते, या फिर अगर तुमने ये नहीं किया तो सब बुरा हो जाएगा, या वैलिडेशन, तुम ही एक हो जो मुझे समझते हो। ये सब माइंड कंट्रोल के टूल्स हैं। कोई चिल्लाता नहीं, कोई फोर्स नहीं करता, बस इमोशन से खेलता है। एरिक हॉल्ट कहता है, जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल कर ले, वो लॉजिक को बाईपास कर सकता है। फिर लेखक मीडिया और सोसाइटी की बात करता है। न्यूज हेडलाइंस क्यों डर पैदा करती हैं? एड्स क्यों इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं? क्यों पहले तुम्हें प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर सॉल्यूशन बेचते हैं? क्योंकि डरा हुआ दिमाग सवाल नहीं पूछता। इनसिक्योर दिमाग कंपैरिजन में फंसा रहता है और कंफ्यूज्ड दिमाग इजीली कंट्रोल हो जाता है। किताब में एक लाइन बार बार आती है, अगर तुम अपना माइंड कंट्रोल नहीं करते, कोई और करेगा। एरिक हॉल्ट ये भी साफ करता है कि ये किताब दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए है। वो बताता है कि अवेयरनेस ही पहला डिफेंस है। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि अभी मेरे इमोशन को ट्रिगर किया जा रहा है, उसी दिन कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। वो एक सिंपल रूल देता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन पॉज।
जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट या गिल्ट फील हो, रुको, क्योंकि वहीं से माइंड कंट्रोल शुरू होता है। पार्ट 1 के अंत तक किताब ये एहसास करा देती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी ऑटोमेटिक चल रहा है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि माइंड कंट्रोल होता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है किसका कंट्रोल है तुम्हारे दिमाग पर। एरिक हॉल्ट अब कहानी को और गहराई में ले जाता है। वो कहता है, अगर पार्ट 1 में हमने ये समझा कि दिमाग कंट्रोल हो सकता है, तो अब ये समझना जरूरी है कि दिमाग एक्चुअली कंट्रोल होता कैसे है। वो हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के फर्क की तरफ ले जाता है। कॉन्शियस माइंड जो अभी ये शब्द सुन रहा है, सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो बिना पूछे ऑर्डर्स फॉलो करता है। लेखक एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता है। जब तुम गाड़ी चलाना सीखते थे, हर चीज कॉन्शियस थी, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग। लेकिन आज तुम बातें करते हुए भी गाड़ी चला लेते हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला गया। यहीं से एरिक हॉल्ट एक पावरफुल लाइन कहता है, जिस चीज को सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बताता है कि सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन समझता है। अगर कोई बात बार बार कही जाए, अगर किसी थॉट के साथ इमोशन जुड़ जाए, तो सबकॉन्शियस उसे ट्रूथ मान लेता है। यही रीजन है कि चाइल्डहुड इतना इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में जो बोला गया, जो देखा गया, जो फील किया गया, वो बिना फिल्टर के सबकॉन्शियस में चला जाता है। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक लड़का था, अमन। उसके घर में पैसों को लेकर हमेशा टेंशन रहती थी। पैसा बुरा होता है, अमीर लोग गलत होते हैं, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। अमन बड़ा हुआ, मेहनती था, स्मार्ट था, लेकिन जब भी सक्सेस के करीब जाता, कुछ न कुछ ऐसा कर देता कि सब बिगड़ जाए। बाद में समझ आया, उसका सबकॉन्शियस मानता था कि पैसा प्रॉब्लम, तो दिमाग उसे सक्सेस से दूर ही रखता रहा। एरिक हॉल्ट समझाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें सेफ रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं। जो फैमिलियर है वही सेफ लगता है, भले ही वो पेन भरा हो। अब लेखक मैनिपुलेशन की एक और लेयर खोलता है। रेपिटेशन। एड्स बार बार क्यों दिखते हैं? सॉन्ग्स बार बार क्यों बजते हैं? स्लोगन्स क्यों शॉर्ट होते हैं? क्योंकि जो बात बार बार सुनाई जाती है वो सच लगने लगती है। एरिक हॉल्ट इसे इल्यूजन ऑफ ट्रूथ कहता है। अगर जब कोई तुम्हें लेबल दे देता है, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम वीक हो, तुम इमोशनल हो, और तुम उसे मान लेते हो। लेखक कहता है, जब इंसान अपने बारे में कोई स्टोरी मान लेता है तो वो उसी स्टोरी के हिसाब से जीने लगता है। अगर तुम मानते हो कि मैं ऐसा ही हूं, तो दिमाग चेंज के ऑप्शन ही बंद कर देता है। एरिक हॉल्ट यहां एक छोटा सा लेकिन पावरफुल एक्सपेरिमेंट बताता है। कुछ लोगों को कहा गया, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो। कुछ को कहा गया, तुम लेजी हो। असल में सब सैम थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप का बिहेवियर सच में डिसिप्लिन हो गया, दूसरा ग्रुप और लेजी। लेबल ने रियलिटी बना दी। फिर लेखक फियर बेस्ड कंट्रोल की बात करता है। फियर फ्यूचर में रहता है और फ्यूचर इमेजिनरी होता है, लेकिन दिमाग इमेजिनरी और रियल में फर्क नहीं करता। अगर तुम किसी इंसान को डर में रखो तो वो प्रेजेंट में गलत डिसीजंस लेता है। न्यूज, पॉलिटिक्स, इवन मोटिवेशन इंडस्ट्री सब फियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं किया तो फेल हो जाओगे, अगर अभी नहीं बदले तो पीछे रह जाओगे। एरिक हॉल्ट कहता है, प्रेशर में लिया गया डिसीजन रेयरली सही होता है। अब वो सेल्फ डिफेंस की तरफ आता है। वो कहता है, पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। अपने थॉट्स को देखो, ये तुम्हारे हैं या बोरोड है? ये फियर तुम्हारा है या किसी और का डाला हुआ? दूसरा स्टेप, स्लो रिस्पॉन्स। माइंड कंट्रोल स्पीड पर काम करता है। अगर तुम स्लो हो गए तो कंट्रोल टूटने लगता है। तीसरा, लैंग्वेज पर ध्यान। मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस कमांड्स है,
लैंग्वेज बदलते ही दिमाग का बिहेवियर बदलता है। पार्ट 2 के एंड तक आते आते एरिक हॉल्ट एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखता है। ज्यादातर लोग आजाद नहीं हैं, बस उन्हें लगता है कि वो आजाद है। और सबसे स्कैरी बात, जो कंट्रोल में होता है उसे लगता है वो खुद डिसीजन ले रहा है। यही किताब आपको छोड़ती नहीं, बल्कि अगला सवाल आपके सामने रख देती है। अगर दिमाग इतना आसानी से प्रोग्राम हो सकता है, तो क्या हम उसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं? एरिक हॉल्ट कहता है, अगर दिमाग प्रोग्राम हुआ है तो उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग गलत जगह से शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं, बस पॉजिटिव सोच लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस स्लोगन्स नहीं समझता, वो एक्सपीरियंस समझता है। लेखक एक एग्जाम्पल देता है। अगर कोई इंसान सालों से मानता आया है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलने से कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस पूछता है, सबूत कहाँ है? एरिक हॉल्ट कहता है, सबकॉन्शियस एविडेंस से बदलता है, वर्ड से नहीं। अब वो एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है, माइक्रो एक्शंस, बहुत छोटे छोटे एक्शंस जो आइडेंटिटी को चैलेंज करें। जैसे कोई बोलता है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो उसे स्पीच देने की जरूरत नहीं। बस एक स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट और स्माइल, छोटा सा एक्शन, लेकिन सबकॉन्शियस को मैसेज मिलता है, शायद मेरी पुरानी बिलीफ पूरी सच नहीं थी। लेखक एक आदमी की कहानी सुनाता है, विक्रम। विक्रम हमेशा खुद को अनलकी मानता था। हर फेलियर के बाद वो कहता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एरिक हॉल्ट ने उसे कहा, हर दिन एक छोटा सा काम चुनो जिसे पूरा करने के बाद तुम कह सको, आज मैंने कंट्रोल लिया। पहले दिन समय पर उठना, दूसरे दिन एक टास्क बिना टाले पूरा करना, तीसरे दिन एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। कुछ हफ्तों बाद विक्रम की लैंग्वेज बदलने लगी। अब वो कहता था, मैं चीजें संभाल सकता हूं। सबकॉन्शियस ने नई स्टोरी एक्सेप्ट कर ली थी। फिर लेखक इमोशनल एंकर्स की बात करता है। किसी भी बिलीफ के पीछे एक इमोशन छुपा होता है, शेम, फियर, गिल्ट, प्राइड। अगर बिलीफ बदलनी है तो इमोशन को न्यूट्रल करना पड़ेगा। एरिक हॉल्ट एक सिंपल टेक्निक बताता है। जब भी कोई पुरानी नेगेटिव बिलीफ आए, उस मोमेंट को इमेजिन करो, लेकिन इमोशन को कॉन्शियसली कम करो। डीप ब्रेथ, बॉडी रिलैक्स, इमोशन डाउन। सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस मेमोरी से इमोशन हटाने लगता है और बिना इमोशन बिलीफ कमजोर हो जाती है। फिर वो एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात करता है। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, वो तुम्हारे दिमाग को रोज प्रोग्राम करता है। अगर हर समय नेगेटिव लोग, कंप्लेनिंग, फियर बेस्ड कंटेंट, तो सबकॉन्शियस वही नॉर्मल मान लेता है। एरिक हॉल्ट कहता है, अगर तुम माइंड कंट्रोल से बाहर आना चाहते हो, तो सबसे पहले इनपुट्स बदलो। जो देखते हो, जो सुनते हो, जिनके साथ रहते हो। वो एक पावरफुल लाइन कहता है, तुम्हारा दिमाग वही बन जाता है जो तुम रोज फीड करते हो। अब लेखक डिसिप्लिन को नए तरीके से एक्सप्लेन करता है। डिसिप्लिन खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन सबकॉन्शियस को सेफ सिग्नल्स देना है। रूटीन, सेफ्टी, प्रेडिक्टेबिलिटी, काम माइंड। जब दिमाग काम होता है तो मैनिपुलेशन काम नहीं करती। फिर वो एक सटल लेकिन डेंजरस चीज की बात करता है, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग असल में माइंड कंट्रोल का ही एक रूप है। जब दिमाग फ्यूचर में फंसा रहता है तो प्रेजेंट में कोई कंट्रोल नहीं रहता। एरिक हॉल्ट कहता है, जो इंसान प्रेजेंट में ग्राउंडेड है, उसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। अब वो साइलेंस की पावर की बात करता है। हर बात पर रिएक्ट न करना, हर इमोशन पर एक्शन न लेना। साइलेंस माइंड कंट्रोल को तोड़ देता है, क्योंकि कंट्रोल रिएक्शन से चलता है। फिर वो सेल्फ टॉक पर लौटता है, लेकिन इस बार अफर्मेशंस नहीं, क्वेश्चंस। अगर मैं गलत हूं तो क्या कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है? क्या ये डर सच में रियल है? क्वेश्चंस सबकॉन्शियस को ओपन करते हैं, स्टेटमेंट्स उसे बंद कर देते हैं। पार्ट 3 के अंत में एरिक हॉल्ट एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहता है,
तुम्हें पावरफुल बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से पावरफुल हो। बस तुम्हें अपने दिमाग से वो प्रोग्राम्स हटाने हैं जो तुम्हें वीक बना रहे हैं, और यही वो अगला दरवाजा खोलता है। अगर हम खुद को कंट्रोल करना सीख लें तो क्या हम दूसरों को समझ भी सकते हैं? एरिक हॉल्ट अब एक बहुत जरूरी बात कहता है। हर इंसान जानबूझकर कंट्रोल नहीं करता। ज्यादातर लोग खुद कंट्रोल में होते हैं और उसी हालत में दूसरों पर वही प्रेशर डाल देते हैं। कोई तुम्हें गिल्ट देता है क्योंकि उसे खुद डर है अकेले रह जाने का। कोई तुम्हें डोमिनेट करता है क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर है। कोई तुम्हें कंफ्यूज रखता है क्योंकि उसे क्लैरिटी से डर लगता है। लेखक कहता है, अगर तुम हर कंट्रोल को विलन समझोगे तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, लेकिन अगर तुम पैटर्न पहचान लोगे तो तुम सेफ रहोगे। अब वो कंट्रोल के कुछ कॉमन पैटर्न्स समझाता है कहानी के अंदाज में। मान लो एक ऑफिस है, एक मैनेजर है जो कभी साफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। आज कुछ और कहता है, कल कुछ और फिर गलती होने पर कहता है, ये तो ऑब्वियस था, तुम्हें समझना चाहिए था। ये कंफ्यूजन बेस्ड कंट्रोल है। जब रूल्स क्लियर नहीं होते तो इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। एरिक हॉल्ट कहता है, कंफ्यूज्ड इंसान गाइडेंस ढूंढता है और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। फिर वो अप्रूवल ट्रैप की बात करता है। जब कोई इंसान तुम्हें बार बार प्रेज देता है, लेकिन कंडीशनल, तुम अच्छे हो जब तुम मेरी बात मानते हो, तुम स्पेशल हो जब तुम मेरे साथ रहते हो, धीरे धीरे दिमाग सीख लेता है अप्रूवल सेफ्टी, और इंसान अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है। एरिक हॉल्ट यहां एक लाइन बोलता है जो दिल में लगती है, जिस इंसान को हर समय वैलिडेशन चाहिए वो आजाद नहीं हो सकता। अब वो बाउंड्रीज पर आता है, लेकिन बाउंड्रीज को वो फाइट की तरह नहीं दिखाता, बल्कि क्लैरिटी की तरह। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। बाउंड्री का मतलब है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। कंट्रोल वही टूटता है जहां तुम गिल्ट के बिना ना कह पाते हो। लेखक एक महिला की कहानी सुनाता है, नीहा। नीहा हर किसी की मदद करती थी, काम पर, घर पर, दोस्तों में, लेकिन खुद हमेशा थकी रहती। जब उसने ना कहना शुरू किया तो लोगों ने कहा, तुम बदल गई हो, तुम सेल्फिश हो गई हो। एरिक हॉल्ट कहता है, जब तुम कंट्रोल से बाहर निकलते हो तो तुम्हें सेल्फिश कहा ही जाता है, क्योंकि पहले तुम्हारी अवेलेबिलिटी किसी और की कन्वीनियंस थी। अब किताब काम पावर की बात करती है। चिल्लाने वाला पावरफुल नहीं होता, इमोशन दिखाने वाला पावरफुल नहीं होता। जो इंसान शांत रहता है वो सिचुएशन को देख पाता है। मैनिपुलेशन ड्रामा पर चलता है, कामनेस ड्रामा को फ्यूल नहीं देती। एरिक हॉल्ट एक रूल देता है। एरिक हॉल्ट अब एक बहुत साफ डिस्टिंक्शन करता है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। मैनिपुलेशन डर से चलती है, इन्फ्लुएंस भरोसे से। मैनिपुलेशन में कोई जीतता है, कोई हारता है। इन्फ्लुएंस में दोनों ग्रो करते हैं। लेखक कहता है, अगर तुम्हें किसी को कॉन्विंस करने के लिए उसके इमोशंस को दबाना पड़े तो वो इन्फ्लुएंस नहीं, कंट्रोल है। अब वो साइलेंट कॉन्फिडेंस की बात करता है। वो कॉन्फिडेंस जो लाउड नहीं होता, जो प्रूव नहीं करता, जो एक्सप्लेन नहीं करता। साइलेंट कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी पहचान है प्रेजेंस। जब कोई इंसान कमरे में आता है और बिना बोले भी नोटिस किया जाता है, वो बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और क्लैरिटी से होता है। एरिक हॉल्ट एक एग्जाम्पल देता है। दो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहला तेज बोलता है, हर सेंटेंस एक्सप्लेन करता है, हर पॉइंट जस्टिफाई करता है। दूसरा धीरे बोलता है, कम शब्द, सीधे पॉजेस। अक्सर दूसरा ज्यादा पावरफुल लगता है क्योंकि वो खुद पर विश्वास दिखाता है। लेखक कहता है, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगता। अब वो आई कांटेक्ट की बात करता है। आई कांटेक्ट डोमिनेशन के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए होता है। जो इंसान आंख मिलाकर बिना डर, बिना एग्रेशन देख सकता है, वो साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड होता है। हॉल्ट कहता है, ग्राउंडेड इंसान को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, फिर
वो लिसनिंग की पावर की बात करता है। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। लेकिन जब तुम सच में सुनते हो तो सामने वाला खुलता है, और जो खुलता है वो डिफेंसिव नहीं रहता। इन्फ्लुएंस यहीं से शुरू होती है। अब लेखक एक सटल ट्रूथ बताता है, तुम जितना कम बोलते हो तुम्हारे शब्द उतने हैवी हो जाते हैं। जो इंसान हर बात पर ओपिनियन देता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और प्रेडिक्टेबल इंसान इजीली इन्फ्लुएंस होता है। एरिक हॉल्ट बाउंड्रीज को फिर से याद दिलाता है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाला इंसान अपना समय, एनर्जी और अटेंशन सोच समझ कर देता है। फिर वो आइडेंटिटी अलाइनमेंट की बात करता है। जब तुम अपने एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो तो दिमाग शांत हो जाता है। शेकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करना आसान है, क्लियर आइडेंटिटी को नहीं। लेखक एक लाइन कहता है जो बहुत गहरी है, तुम्हारी क्लैरिटी ही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। अब वो ईगो की बात करता है। ईगो सबसे आसान एंट्री पॉइंट है माइंड कंट्रोल का। अगर कोई तुम स्पेशल हो कहकर कंट्रोल कर सकता है तो ईगो ओपन गेट बन चुका है। ट्रू कॉन्फिडेंस में ईगो नहीं होता, उसमें ग्राउंडेडनेस होती है। अब किताब इन्फ्लुएंस की सबसे प्योर फॉर्म बताती है। एग्जाम्पल बनना, तुम जो कहते हो लोग भूल सकते हैं, लेकिन तुम जैसे रहते हो लोग वही कॉपी करते हैं। एरिक हॉल्ट कहता है, सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस बिना शब्दों के होता है। एरिक हॉल्ट किताब के आखिरी हिस्से में आवाज थोड़ी धीमी कर देता है, जैसे अब वो टेक्निक्स नहीं, जिंदगी की सच्चाई की बात कर रहा हो। वो कहता है, असल आजादी ये नहीं है कि कोई तुम्हें कंट्रोल न करे। असल आजादी ये है कि तुम्हें कोई कंट्रोल कर ही न पाए। और इसके लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने दिमाग से रिश्ता बदलने की जरूरत है। लेखक एक आखिरी कहानी सुनाता है। एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत साधारण जिंदगी जीता था। कोई बड़ी पोजीशन नहीं, कोई पाव नहीं, लेकिन लोग उसकी मौजूदगी में अजीब तरह से शांत हो जाते थे। किसी ने उससे पूछा, आप में ऐसा क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा नहीं करता। एरिक हॉल्ट कहता है, यही मास्टरी है। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रील नहीं होता, हर इमोशन एक्शन मांगता नहीं। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो उस दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। वो कहता है, ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके दिमाग में कोई रेडियो चल रहा हो और वो चैनल बदलना भूल गए हों। नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, रिग्रेट, फियर, लेकिन कंट्रोल वापस लेने का मतलब है चैनल बदलना। एरिक हॉल्ट यहां एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग अभ्यास बताता है। दिन में कई बार खुद से पूछो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यह थॉट मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक? बस ये सवाल। कोई लड़ाई नहीं, कोई सप्रेशन नहीं। अवेयरनेस अपने आप हाफ बैटल जीत लेती है। वो बताता है कि माइंड कंट्रोल से बाहर आना कोई इवेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। हर बार जब तुम रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करते हो तुम आजाद होते हो। हर बार जब तुम गिल्ट में हां कहने की जगह रिस्पेक्ट से ना कहते हो तुम आजाद होते हो। हर बार जब तुम फियर की जगह क्लैरिटी चुनते हो तुम आजाद होते हो। एरिक हॉल्ट आखिर में एक अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट बात कहता है, ज्यादातर लोग चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि कंट्रोल से बाहर आना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डरावनी होती है। अब कोई ब्लेम नहीं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अब जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन वही लोग जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लोग अंदर से शांत और बाहर से स्ट्रांग होते हैं। किताब का आखिरी मैसेज बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत गहरा। तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, अपने दिमाग को समझो, अपने इमोशंस को महसूस करो
और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनो। एरिक हॉल्ट कहता है, जब इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाता है तो दुनिया का कोई मैनिपुलेशन उस पर काम नहीं करता। और किताब का आखिरी वाक्य जैसे सीधा लिसनर के दिल में उतर जाता है। जिस दिन तुम अपने दिमाग को समझ लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं चलाती, तुम दुनिया में शांति से चलते हो।